चलिए हम लोग बात करते हैं स्टार्टर की। किसकी बात करते हैं? स्टार्टर की बात करते हैं। तो स्टार्टर क्या होता है? स्टार्टर जो होता है मतलब नाम से ही क्लियर है, स्टार्टर मतलब स्टार्ट करने वाला। स्टार्टर का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करने वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करने वाला मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज़ स्टार्ट करोगे तो एक तरह से स्विच की तरह होता है स्टार्टर। जैसे बटन चालू की, पंखा हमारा चालू हो गया। ठीक है, तो स्टार्टर का मतलब क्या होता है? एक तरह से मशीन को चालू करने के लिए जो पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं स्टार्टर। ठीक है, तो स्टार्टर जो होता है वो हमारा एसी मोटरों में नहीं लगता है। ठीक है, एसी मोटरों में स्टार्टर लगाना अनिवार्य नहीं होता। लगा सकते हो लेकिन अनिवार्य नहीं होता। बिना स्टार्टर के लगा के भी काम चल जाएगा एसी मोटरों का। लेकिन डीसी मोटरों को क्या होता है? ठीक है, तो डीसी मोटरों को बिना स्टार्टर के स्टार्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिना स्टार्टर के स्टार्ट नहीं किया जा सकता डीसी मोटरों को। तो डीसी मोटरों को बिना स्टार्टर के स्टार्ट नहीं किया जा सकता। मतलब डीसी मोटर के लिए कंपलसरी है, डीसी मोटर के लिए कंपलसरी है कि स्टार्टर तुम्हें ज़रूर लगाना है। स्टार्टर तुमको ज़रूर लगाना है डीसी मोटर के लिए। तो जब तक स्टार्टर नहीं लगाओगे तो डीसी मोटर हमारा क्या होगा? फ्यूज वगैरह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टर का काम होता है कि स्टार्टिंग धारा को नियंत्रित करना है। बहुत क्वेश्चन आता है कि स्टार्टर का क्या काम होता है, तो स्टार्टिंग धारा को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, तो यहीं पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? एसी मोटरों में स्टार्टर लगाना अनिवार्य नहीं है, परंतु डीसी मोटरों को बिना स्टार्टर के स्टार्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो डीसी मोटर को बिना स्टार्टर के हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है क्वेश्चन कि आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो कितना होता है? 1 ओम होता है। ठीक है, अब क्या है, यदि मोटर को सीधे ही सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो आर्मेचर में रेजिस्टेंस का मान कम हो जाने के कारण धारा बढ़ जाएगी और आर्मेचर फूक जाएगा। क्या मतलब है? कह रहा है कि अगर तुम स्टार्टर नहीं लगाओगे, अगर तुम मोटर में स्टार्टर नहीं लगाओगे, कौन सी मोटर? डीसी मोटर में। एसी मोटर में लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डीसी मोटर में अगर स्टार्टर नहीं लगाओगे, क्योंकि डीसी मोटर में स्टार्टर लगाने का उद्देश्य होता है स्टार्टिंग करंट को नियंत्रित करना। ठीक है, तो जब नहीं लगाओगे तो क्या होगा? यदि मोटर को सीधे ही सप्लाई से जोड़ देंगे, स्टार्टर नहीं लगा, सीधे हमने सप्लाई से जोड़ दिया, सीधे हमने बोर्ड में जोड़ दिया, उसका कनेक्शन कर दिया, सीधे ही सप्लाई से जोड़ देंगे तो क्या होगा? आर्मेचर का रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? बहुत कम होता है। कितना होता है? 1 ओम होता है। रेजिस्टेंस का मान बहुत कम होता है, जिसके कारण धारा क्या होगी? बढ़ जाएगी, धारा बहुत ज़्यादा जाएगी इसमें, जिससे कि आर्मेचर क्या हो जाएगा? फूक जाएगा। तो वही चीज़ है, V बराबर आई आर से कंपेयर कराया है यहाँ पे। तो V बराबर आई आर से कंपेयर कराया है, मतलब V बराबर क्या होता है? आई आर, और रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? 1/I के फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, यानी कि अगर रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो धारा क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो वही चीज़ है, रेजिस्टेंस का मान कम होता है आर्मेचर का, तो उसमें धारा क्या होगी? ज़्यादा बहेगी। उस हिसाब से भी देख सकते हो, रेजिस्टेंस का मान कम है यानी कि कम रुका हुआ है, तो उसमें धारा क्या आ जाएगी? ज़्यादा जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये हमारा कौन सा पेज नंबर था? ये हमारा था, इसके बाद 10, इसके बाद कौन सा पेज है? इसके बाद हमारा पेज है ये वाला। ठीक है, उस हिसाब से नोट करना जिस हिसाब से पढ़ाया है हमने। ठीक है, ये आता है इसके बाद पेज हमारा। क्या कह रहा है? स्टार्टर का कार्य। स्टार्टर का कार्य क्या होता है? देखो वो लिखा है, स्टार्टर का कार्य क्या होता है? स्टार्टिंग करंट के मान को क्या करना? कंट्रोल करना। स्टार्टिंग करंट के मान को कंट्रोल करना, ये हमारा होता है स्टार्टर का काम। ठीक है, तो स्टार्टर का काम क्या होता है? स्टार्टर का काम होता है स्टार्टिंग करंट के मान को क्या करना? कंट्रोल करना, वो हमारा स्टार्टर का काम होता है। तो डीसी मोटर में स्टार्टर का कार्य होता है स्टार्टिंग करंट के मान को कंट्रोल करना। स्टार्टर के प्रकार की बात करते हैं। स्टार्टर हमारे निम्न 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है 2 पॉइंट स्टार्टर। एक क्या होता है? 2 पॉइंट स्टार्टर होता है। दूसरा क्या होता है? 3 पॉइंट स्टार्टर होता है। और चौथा क्या होता है? 4th पॉइंट स्टार्टर होता है। ठीक है, तो स्टार्टर जो होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला 2 पॉइंट स्टार्टर, उसके बाद 3 पॉइंट स्टार्टर, इसके बाद 4th पॉइंट स्टार्टर। अब देखो 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं? 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग डीसी सीरीज मोटर में करते हैं, याद रखना। 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं? डीसी सीरीज मोटर में करते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग। और 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं? 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग डीसी शंट और कंपाउंड दोनों मोटरों के लिए होता है। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि डीसी सीरीज मोटर में कौन से स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? तो डीसी सीरीज मोटर में हम लोग 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डीसी सीरीज में किसका प्रयोग करते हैं? 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं? डीसी शंट मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर में चलाने के लिए किया जाता है। ठीक, अब 4th पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, 4th पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं? डीसी शंट और डीसी कंपाउंड दोनों के लिए करते हैं। तो
3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग जहाँ करते हैं वहीं हमारा 4th पॉइंट स्टार्टर का भी वहीं प्रयोग किया जाता है। तो केवल तुम्हें याद रखना डीसी सीरीज है, डीसी सीरीज में 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करेंगे और 3 पॉइंट स्टार्टर और 4th पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कहाँ करेंगे, डीसी शंट में और डीसी कंपाउंड में। तो डीसी शंट और डीसी कंपाउंड में करते हैं, ठीक है। परंतु इसे अब क्या अगली लाइन कह रहा है कि परंतु इसे स्टार्टर का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें गति में अधिक कंट्रोल करना होता है। किसका, 4th पॉइंट स्टार्टर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 4th पॉइंट स्टार्टर की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि 4th पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग, ठीक है, कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमें गति में अधिक कंट्रोल करना होता है, यानी कि गति में ज़्यादा कंट्रोल करना है। क्योंकि स्टार्टर का काम क्या होता है, स्टार्टिंग करंट के मान को कंट्रोल करना, ठीक है। करंट का मतलब कि स्टार्टर का काम होता है स्टार्टिंग करंट के मान को कंट्रोल करना, ठीक है। तो जहाँ पर हमें गति अधिक कंट्रोल करनी होती है, ठीक है, जहाँ पर हमें गति में अधिक कंट्रोल करना होता है, ठीक है, वहाँ कौन से स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, वहाँ हम 4th स्टार्टर, ठीक है, 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। 4th स्टार्टर, ठीक है, में 3 पॉइंट स्टार्टर की अपेक्षा एक अतिरिक्त, मतलब ये बता रहा है कि 4 पॉइंट स्टार्टर होता क्या है। तो 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस अलग से लगा दिया जाता है, एक रेजिस्टेंस क्या लगा दिया जाता है, अलग से लगा दिया जाता है, ठीक। तो क्या इसमें खास पॉइंट है, कुछ खास पॉइंट नहीं था, ठीक है। केवल जो ऊपर 3 पॉइंट बताती है वो ज़्यादा खास पॉइंट है कि डीसी सीरीज में 2, ठीक है, डीसी सीरीज में 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करेंगे, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड में 3 और 4th पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। और 4th पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कब करेंगे, जब हमें गति में ज़्यादा कंट्रोल करना हो, तो वहाँ 4th पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है, 4 पॉइंट स्टार्टर हमारा क्या होता है, उसमें एक अलग से एक रजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है। तो एक अलग से क्या होता है, रजिस्टेंस लगा होता है 4 पॉइंट स्टार्टर में, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है कि 4th, ठीक है, 4th स्टार्टर में 3 पॉइंट स्टार्टर की अपेक्षा एक अतिरिक्त रेजिस्टेंस और जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब स्टार्टर के पार्ट बता देते हैं ज़रा, स्टार्टर के क्या पार्ट होते हैं। एक होता है स्टार्टर क्या होता है, एक होता है एनवीसी, एक क्या होता है एनवीसी, दूसरा होता है ओएलसी, तीसरा होता है एनओ और चौथा क्या होता है एनसी। एनवीसी का मतलब होता है नो वोल्ट कॉइल, एनवीसी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म नो वोल्ट कॉइल। ओएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ओवरलोड कॉइल। और एनओ का मतलब क्या होता है, नॉर्मली ओपन। और एनसी का मतलब क्या होता है, नॉर्मली क्लोज्ड, ठीक है। तो एनवीसी, ओएलसी, एनओ और एनसी। तो एनवीसी का फुल फॉर्म हो गया नो वोल्ट कॉइल, ओएलसी का हो गया ओवरलोड कॉइल, और एनओ का मतलब हो गया नॉर्मली ओपन, और एनसी का मतलब हो गया नॉर्मली क्लोज्ड। ये हुआ है फुल फॉर्म। अब एनवीसी का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो एनवीसी, ठीक है, एनवीसी देखो कहाँ होता है, एनवीसी का कार्य क्या होता है, मतलब स्टार्टर में ये 4 चीज़ें यूज करते हैं। एनवीसी होता है, ओएलसी होता है, एनओ होता है, एनसी होता है, ठीक है। मतलब स्टार्टर को ओपन करोगे तो एनओ, क्लोज करोगे तो एनसी। ओवरलोड कॉइल और नो लोड कॉइल, मतलब कि अगर नो वोल्ट कॉइल और ओवरलोड कॉइल, यानी कि जब लोड डाल लोगे तो कौन सा काम करेगा, ओएलसी। और नो वोल्ट कॉइल मतलब जो कोई वोल्ट नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, नो वोल्ट कॉइल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एनवीसी की, बात किसकी करते हैं, एनवीसी की बात करते हैं। एनवीसी का क्या कार्य होता है भाई, देखो क्या कार्य होता है, ठीक है। एनवीसी का कार्य कनेक्टिंग आर्म, यानी कि संयोजक भुजा को होल्ड करके रखना होता है, ठीक है। तो एनवीसी का कार्य क्या है, एनवीसी का कार्य कनेक्टिंग आर्म, यानी कि संयोजक भुजा को होल्ड करके रखना होता है, ठीक है। यानी जो कनेक्टिंग आर्म होता है, जैसे मान लो कोई प्लग होता है, ठीक है। अब प्लग में क्या है कि जैसे तार उसमें जोड़ोगे तो कनेक्टिंग पॉइंट, मतलब कि जोड़ना एक तरह से, वही कनेक्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि मेरे घर से तुम मेरे घर से बत्ती लो, तो एक अपने घर से तार लाओगे, मेरे घर से कनेक्ट कर दोगे, तो वो हो गया कनेक्टिंग आर्म। कनेक्टिंग आर्म मतलब संयोजक भुजा। तो उसी को क्या होल्ड करके रखता है, कौन, एनवीसी लगता है। तो एनवीसी का कार्य क्या होता है, कनेक्टिंग आर्म को होल्ड करके रखना। तो पूछ लिया जाता है कि एनवीसी का नो वोल्ट कॉइल का काम क्या होता है। तो जो संयोजक भुजा होता है उसको जोड़ने, यानी कि उसको होल्ड करके नहीं पकड़ के रखने का कार्य होता है, ठीक है। यह जब तक सप्लाई से जुड़ी रहती है, कौन, एनवीसी, ठीक है। एनवीसी जब तक सप्लाई से जुड़ी रहती है तब तक हैंडल को होल्ड करके रखती है, ठीक है। एनवीसी जब तक सप्लाई से जुड़ी रहती है, ठीक है, तब तक हैंडल को होल्ड करके रखती है, और सप्लाई हटा लेने के बाद होल्ड करने की क्षमता भी क्या ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो तुम्हें याद क्या रखना है, बस इसमें एनवीसी में याद रहे रखना कि एनवीसी का कार्य क्या होता है कि संयोजक भुजा को होल्ड करके रखना होता है, ठीक है। बस बाकी इसे पढ़ लो हल्का सा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो होल्ड करके रखती है सब नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब ये पूछा जाएगा एनवीसी को कहाँ जोड़ते हैं, एनवीसी को पैरेलल में जोड़ा जाता है, ये क्वेश्चन पूछने वाले। एनवीसी को कैसे जोड़ा जाता है, एनवीसी को पैरेलल में जोड़ा जाता है, कहाँ जोड़ा जाता है, एनवीसी को पैरेलल में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब पैरेलल में जोड़ेंगे और तुम मेरे पैरेलल में खड़ी, मतलब पतली हो, इसका मतलब वायर कैसा होगा, पतला होगा। वायर पतला होगा, जब पतला वायर होगा तो अधिक टर्न, अधिक बार इसको मोड़ सकते हैं। और रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, अधिक होगा, रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है।
OLC की बात करते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं OLC, OLC यानी ऑयल ओवर लोड कॉइल, ठीक है। किसकी बात करते हैं? OLC की बात करते हैं। OLC का फुल फॉर्म होता है ओवरलोड कॉइल। क्या होता है? ओवरलोड कॉइल होता है, ठीक है। यह एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है। ये सब भाई देखो, ये एक प्रकार से क्या है, सब स्विच है। स्विच जितने भी हैं, स्विच है सॉरी स्टार्टर जो भी हैं, स्टार्टर जो भी है वो सब क्या होते हैं? तो सेफ्टी डिवाइस ही है, मोटर को कंट्रोल कर रहा है, मतलब सेफ्टी तो दे रहा है। अगर बिना स्टार्टर की स्टार्ट करते हो कि DC शंट मोटर को तो क्या हो जाएगा? फूक जाएगी। तो वही कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो ये एक प्रकार की कैसी युक्ति है? एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है। कौन? OLC, ठीक है। तो OLC क्या है? एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है जो कि मोटर में लोड बढ़ने पर मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। लोड बढ़ेगा, लोड अगर बढ़ जाएगा, जैसे मान लोड जितना, मान लो 1000 टन का लोड सहने की क्षमता है, 1100 वोल्ट आ गया उस पर, तो क्या कर देगा? मोटर को सप्लाई से क्या कर देगा? डिस्कनेक्ट कर देगा। एक तरह से जैसे अपने घर में जो फ्यूज होता है, तो फ्यूज का काम क्या होता है? जैसे लाइट ज़्यादा आती है तो फ्यूज क्या हो जाता है? अपने आप डिस्कनेक्ट कर देता है बत्ती को, ठीक है। तो वही काम है OLC का। OLC किसके लिए करता है? मोटरों के लिए होता है, ठीक है। तो यह भी एक प्रकार की कैसी है? OLC सुरक्षा युक्ति होती है। लोड बढ़ता है, लोड बढ़ने पर मोटर को क्या होता है? सप्लाई से क्या कर देता है? डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। लोड बढ़ने पर मोटर को सप्लाई से क्या कर देता है? डिस्कनेक्ट कर देता है। अब देखो, OLC को सप्लाई के किस में जोड़ा जाता है? OLC को भी सप्लाई में किसके जोड़ा? सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है। OLC को सीरीज में जोड़ता है, NVC को किस में जोड़ता है? पैरेलल में। सब याद रखना, बड़े कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है। NVC को जोड़ेंगे पैरेलल में, ठीक है। और OLC को यानी कि ओवरलोड कॉइल को किस में जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। अब जब सीरीज में जोड़ेंगे तो वायर कैसा होगा? मोटा हो जाएगा। बाकी आगे का नहीं जानते, वायर मोटा होगा तो कम टर्न होगी, तो रेजिस्टेंस का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं NO की बात करते हैं। NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। NO का मतलब क्या होता है? नॉर्मली ओपन होता है, ठीक है। तो NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। तो इसके जो बटन का रंग होता है, NO का जो बटन का रंग होता है वो कैसा होता है? ग्रीन होता है, ठीक है। ये मोटर को स्टार्ट करने का काम आता है। नाम इसके लिए नॉर्मली ओपन, मतलब ओपन करना, ठीक है। तो मोटर को स्टार्ट करने के काम आता है। तो ग्रीन कलर की बटन होती है, उसको दबा देते हैं तो हमारी मोटर क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। NC का मतलब क्या होता है? NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड। नॉर्मली क्लोज्ड मतलब कि ये किस कलर का होता है? रेड कलर का। और ये मोटर को बंद करने के काम आता है, ठीक है। नाम से ही क्लियर है, बस रंग याद रखना, ठीक है। ये ग्रीन कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है। वैसे पूछा नहीं गया है आज तक, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अब देखो इधर ये वाला पेज है। अब हमारा ये वाला पेज है, इसके बाद ये वाला पेज आएगा हमारा, ये वाला, ठीक है। अब DC मोटर के स्पीड कंट्रोल का सूत्र देखते हैं। DC मोटर के स्पीड कंट्रोल का क्या देखते हैं? सूत्र देखते हैं कि DC मोटर के, ठीक है, स्पीड कंट्रोल का सूत्र हमारा क्या होता है, ठीक है। तो होता है DC मोटर के स्पीड कंट्रोल का सूत्र होता है हमारा, क्या होता है? N प्रोपोर्शनल होता है EB/5। N प्रोपोर्शनल क्या होता है? EB/5। ये हमारा फॉर्मूला वही निकला है, ठीक है। कौन सा लिखना है? EB बराबर क्या होता है? 5ZNP/60 है। तो वही से हमने निकाल लिया है। N की वैल्यू निकालो जरा। N बराबर क्या हो जाएगा? N बराबर है EB, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? EB, ठीक है। वही मान लो उसको हटा दिया, मान लो उसको हटा दो, EB अपॉन में 5 इधर भेज दिया, तो EB बटे क्या हो जाएगा? 5 बराबर क्या हो जाएगा? N, ये, ठीक है। तो याद रख लो कि तो वही EB बराबर क्या होता है? EB बराबर होता है 5, अरे यार, EB बराबर होता है 5ZNP अपॉन में क्या होता है? 60, ठीक है। हमको लिखना है N की वैल्यू निकालनी, तो N बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो ये A हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आर, ठीक है। A क्या होता है? आर्मेचर में चालकों की संख्या होती है। ये कुछ मतलब कि कांस्टेंट है एक तरह से किसी भी मोटर के लिए। पोल भी क्या होंगे? कांस्टेंट। जैसे कोई मोटर्स में 2 पोल मान लो डाल दिए, 4 पोल डाल दिए तो कांस्टेंट होगा, नहीं बदलेगा। आर्मेचर में चालकों की संख्या ये भी नहीं बदलेगी किसी मोटर के लिए। अब ये हमारा किसके, अब क्या बचा हमारा यहाँ पे? केवल बचा है हमारा EB जो है, वो बचा है हमारा Z और N, सॉरी मतलब 5 और N के, यानी कि स्पीड जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे हमारा EMF उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जितना ज़्यादा फ्लक्स को काटेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा को जितना ज़्यादा काटेगा हमारा, ठीक है, तो वो हमारा उतना ही ज़्यादा क्या मिलेगा? EB हमें मिलेगा। तो हमें क्या है? हमें स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड DC मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल करें? तो N प्रोपोर्शनल किस N बराबर क्या हो जाएगा? N बराबर हो जाएगा, N प्रोपोर्शनल लगा लिया, EB अपॉन में क्या हो जाएगा? 5,
तो n प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ई बी अपॉन में 5 हो जाएगा n बराबर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे ऐसे आई है कि n प्रोपोर्शनल कैसे लिखा, ई बी अपॉन में 5 ऐसे आया, ठीक है। अब नाम में देखो n विलोमानुपाती है किसके, 5 के, तो वही चीज़ लिखा है यदि 5 के मान को घटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो डीसी मोटर की स्पीड क्रमशः क्या हो जाएगी, बढ़ती और घटती है। यानी कि जब घटाया जाएगा तो क्या होगी, बढ़ेगी, और जब बढ़ाया जाएगा किसको, 5 के मान को, जब इसको 5 का मान बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब 5 का मान कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ तो यहाँ लिखी है, यदि 5 के मान को घटाया जाएगा तो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है, और बढ़ाया जाएगा तो क्या हो जाएगी, घटेगी। क्या, स्पीड, ठीक है, एन क्या है, स्पीड ही तो है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, यदि ई बी का मान घटाया या बढ़ाया जाए, किसका मान, ई बी का मान, ठीक है, यदि ई बी का मान घटाया या बढ़ाया जाए, ठीक है, तो डीसी मोटर की स्पीड भी क्रमशः क्या होती है, ठीक है, घटती और क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखिए, यदि ई बी के मान को घटाया जाए या बढ़ाया जाए, ई बी के मान को घटाओगे तो स्पीड भी क्या होगी, घटेगी, ई बी के मान को बढ़ाओगे तो स्पीड भी क्या होगी, हमारी बढ़ेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे कह रहा है कि यदि डीसी मोटर के फ्लक्स के मान को शून्य कर दिया जाए, तो फ्लक्स के मान को शून्य कर दिया जाए, देखो फ्लक्स के मान को शून्य करो, जब फ्लक्स के मान को जीरो करोगे नहीं, ई बी अपॉन में क्या हो जाएगा, जीरो, ई बी अपॉन में क्या हो जाएगा, जीरो, और 1 अपॉन में जीरो क्या होता है, वही अगर अपॉन में जीरो आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है मोटर की स्पीड कहाँ चला गया, यदि ई बी का मान घटाया या बढ़ाया जाए तो ये हो गया, कहाँ चला गया यार, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट, हाँ ये रहा। कह रहा है यदि डीसी मोटर के फ्लक्स के मान को क्या कर दिया जाए, शून्य कर दिया, तो स्पीड क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। समझ में आएगा कैसे अनंत हो जाएगी, ठीक है ना। तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, अनंत हो जाएगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, कह रहे कि एक डीसी शंट मोटर 220 वोल्ट डीसी सप्लाई पर चल रही है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक डीसी मोटर 220 वोल्ट सप्लाई पर चल रही थी, अचानक से उसकी फील्ड वाइंडिंग क्या हो गई, टूट गई, तो स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है एक डीसी शंट मोटर 220 वोल्ट डीसी सप्लाई पर चल रही थी, अचानक से उसकी फील्ड वाइंडिंग टूट जाए तो क्या होगा, ये मैं तो उसकी फील्ड वाइंडिंग टूट गई तो स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। कैसे, देखो एन बराबर क्या होता है, ए बी अपॉन में 5, एन बराबर क्या होता है, ए बी अपॉन में 5 होता है, ठीक है। अब क्या हो गया, फील्ड वाइंडिंग हमारी टूट गई है, फील्ड वाइंडिंग क्या हो गई हमारी, टूट गई, फील्ड वाइंडिंग क्या हो गई हमारी, टूट गई। जब फील्ड वाइंडिंग टूट जाएगी, ठीक है, जब फील्ड वाइंडिंग हमारी, ठीक है, तो देखो जब फील्ड वाइंडिंग टूट जाएगी मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का देखो जरा, एन प्रोपोर्शनल होता है, एन प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए बी अपॉन में 5, एन प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए बी अपॉन में 5 होता है। जब हमारी फील्ड वाइंडिंग टूट जाएगी, जब फील्ड वाइंडिंग टूट जाएगी तो क्या फ्लक्स बनेगा, कुछ फ्लक्स नहीं बनेगा, तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, जीरो। तब ई बी अपॉन में जीरो, ई बी अपॉन में क्या हो जाएगा, जीरो, जब अपॉन में जीरो हो गया, अपॉन में जीरो होता है उसका मतलब क्या होता है, अनंत, तो स्पीड कितनी हो जाएगी मोटर की, अनंत हो जाएगी। तो वही चीज़ है कि डीसी शंट मोटर 220 वोल्ट डीसी सप्लाई पर चल रही थी, अचानक से उसकी फील्ड वाइंडिंग टूट जाए तो स्पीड क्या होगी, स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फाई का मान क्या हो जाएगा, शून्य, परंतु प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं, मतलब कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जैसे कोई भी मोटर होगी, अगर कोई भी मोटर है फील्ड वाइंडिंग टूट जाएगी तो मोटर बंद हो जाएगी, रियल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फॉर्मूले के बेस से क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगी स्पीड की, मोटर कभी रुकेगी ही नहीं, चलती ही रहेगी, समझे। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली कभी संभव होगा कि मोटर कभी रुकेगी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही चीज़ है कि मतलब कि अगर प्रैक्टिकल देखेंगे तो बात गलत है, लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है, थ्योरेटिकल पढ़ना है, तो थ्योरेटिकल के हिसाब से आंसर क्या लगाएंगे, अनंत लगाएंगे, तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, ठीक है। अब डीसी सीरीज मोटर को की स्पीड कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड है, ठीक है, डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के कुछ मेथड है हमारे, तो वो मेथड क्या होते हैं, देखते हैं ज़रा वो मेथड क्या होते हैं।
तो ये स्पीड डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल करने की कुछ मेथड है। क्या मेथड है, याद रखना, मेथड बहुत मेथड पूछा जाता है, ठीक। तो किसका मेथड है ये, डीसी सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल का मेथड है। किसका, डीसी सीरीज मोटर का। सबसे पहली विधि होती है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। सबसे पहली विधि क्या होती है, केवल नाम से ही याद कर लो बस, इतना ही, और कुछ नहीं पूछा जाता है इसमें, ठीक है। सबसे पहली विधि होती है आर्मेचर डाइवर्टर विधि, ठीक है। दूसरी विधि क्या होती है, मतलब आर्मेचर में कुछ डाइवर्टर किया, आर्मेचर में कोई कलाकारी की जाएगी, ठीक है, तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि होती है। दूसरी विधि क्या होती है, फील्ड डाइवर्टर विधि, ठीक है। दूसरी विधि क्या होती है, दूसरी विधि हमारी होती है फील्ड डाइवर्टर विधि। और तीसरी विधि क्या होती है, सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि। तीसरा क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि। और चौथा क्या होता है, फील्ड टाइपिंग विधि। और पांचवा क्या होता है, सीरीज पैरेलल विधि। ये बहुत पूछी जाती है, ठीक है, सीरीज पैरेलल ने सीरीज समांतर विधि, ठीक है। और क्या होती है, टैप्ड फील्ड विधि, नियंत्रण विधि। तो सबसे ज़्यादा ये दो पूछा जाता है, जिसमें पीला कलर का ये बहुत पूछा जाता है कि ऐसे पूछा जाएगा कि सीरीज पैरेलल विधि किसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। सीरीज पैरेलल विधि किसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, तो डीसी सीरीज मोटर के लिए यूज किया जाता है। टैप्ड फील्ड नियंत्रण विधि किसके लिए यूज किया जाता है, तो डीसी सीरीज मोटर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारी, ठीक है। तो डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल करने की निम्न विधियाँ होती है। सबसे पहले आर्मेचर डाइवर्टर विधि, दूसरी फील्ड डाइवर्टर विधि, चौथा तीसरा सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि, चौथा फील्ड टाइपिंग विधि, और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज पैरेलल, और छठा भी बहुत इंपॉर्टेंट टैप्ड फील्ड नियंत्रण। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेगा, क्या निम्न में से डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल करने की कौन सी मेथड नहीं है। इनमें से कोई तीन नाम दे देगा, एक अलग नाम दे देगा, बताना पड़ेगा तुमको कि इसमें से कौन सी विधि नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, 100% बनता है क्वेश्चन ये, ठीक है। सब क्वेश्चन लगाओ मिलेंगे। अब देखो, सबसे अच्छी बात क्या है कि डीसी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर को, ठीक है, डीसी शंट और कंपाउंड मोटर को, डीसी शंट और कंपाउंड मोटर को स्पीड कंट्रोल करने के केवल दो मेथड है। पहला कौन सा है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। पहला है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, दूसरा क्या है, फील्ड कंट्रोल मेथड। पहला हमारा होता है आर्मेचर कंट्रोल मेथड होता है, और दूसरा हमारा क्या है, फील्ड कंट्रोल मेथड होता है। केवल दो ही मेथड होते हैं हमारा, डीसी शंट, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर को कंट्रोल करने के केवल दो ही मेथड होते हैं, आर्मेचर कंट्रोल मेथड और फील्ड कंट्रोल मेथड होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ये वाला पेज हो गया। इसके बाद कौन सा पेज है, फील्ड कंट्रोल मेथड। इसके बाद देखो ये वाला पेज है, अब देखो आर्मेचर कंट्रोल विधि, ठीक है, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड मोटर को, ठीक है, के लिए आर्मेचर कंट्रोल विधि क्या होती है। आर्मेचर कंट्रोल मतलब क्या होता है, इसका फिगर बना हुआ है। तो शंट और कंपाउंड मोटर के लिए यूज होता है। आर्मेचर कंट्रोल मेथड किसका होता है, शंट और कंपाउंड मोटर के लिए यूज होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये फील्ड वाइंडिंग होती है, ये हमारा आर्मेचर लगा होता है, ये हमारा क्या है, ठीक है, लोड टाइप का है, ठीक, लोड है। और ये हमारा क्या है, ये एक तरह से वेरिएबल, इसको बोलते हैं वेरिएबल, अपने अनुसार उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक। तो ये सब मेथड होते हैं। दूसरा क्या बोला था, शंट, ठीक है। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, इसमें सीरीज में हम लोग लगा देते हैं, मतलब कि फील्ड वाइंडिंग में हम लोग क्या लगा देते हैं, एक वेरिएबल टाइप का रेजिस्टेंस लगा देते हैं इसमें, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है, ये फिगर कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये सब फिगर छोड़ दो, कुछ खास नहीं है सब फिगर, ये वाला पेज बिल्कुल खास नहीं है, कुछ इससे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कोई काम की चीज़ इससे नहीं निकल रही है, ठीक है। ये सब ऐसे ही फिगर बने बेफालतू के, कुछ इससे खास पॉइंट नहीं बताने लायक वैसे, ठीक है ना। अब देखो वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वार्ड लियोनार्ड विधि जो होता है, ये क्या होता है, सबके लिए, मतलब सबकी गति नियंत्रण कर सकते हैं इससे, चाहे डीसी सीरीज हो, डीसी शंट हो, डीसी कंपाउंड मोटर हो, ठीक, कोई भी मोटर हो, सबकी गति नियंत्रण कर सकते हैं किसके द्वारा, ठीक है, वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण के द्वारा सबकी गति को नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस विधि द्वारा क्या करते हैं, डीसी सीरीज, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड मोटर, तीनों ही मोटरों की स्पीड को क्या किया जाता है, कंट्रोल कर सकते हैं। तीनों ही मोटरों की स्पीड को क्या कर सकते हैं हम लोग, कंट्रोल कर सकते हैं।
इस विधि के द्वारा मोटर की स्पीड को शून्य से अधिकतम व अधिकतम से शून्य पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस विधि को क्या कर सकते हैं, इस विधि, ठीक है, इस विधि के द्वारा क्या होता है, मोटर की स्पीड को शून्य से अधिकतम व अधिकतम से शून्य पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, यह विधि सारी विधियों में से सबसे अच्छी विधि है। यह विधि सारी विधियों में से सबसे अच्छी विधि होती है। ठीक है, तो सबसे अच्छी विधि क्या होगी, वाट नियोनावधि। दूसरी, उसके बाद अच्छी विधि क्या होती है, फील्ड कंट्रोल मेथड। उसके बाद कौन सी विधि होती है, आर्मेचर मेथड। ठीक है, इसके बाद अब जैसे मोटर हमारी जैसे होती है, ठीक है, जैसे मोटर होती है हमारी, जैसे मोटर है हमारी इस तरह से। अब मोटर मान लो ऐसे चल रही है, मान लो ऐसे ऐसे करके हमारी मोटर चल रही है। अब हमें इस मोटर की गति को, दिशा को ऐसे ऐसे बदलना है। ठीक है, इस तरफ बदलना है। पहले इस तरफ चल रही थी, अब इस मोटर को इस तरफ चलाना है। तो क्या करोगे इसमें, तो इसको करने के लिए क्या करोगे, या तो क्या करोगे, आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर में परिवर्तन करके इसकी घूर्णन की दिशा को क्या कर सकता है, बदला जा सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी है इसमें, इसमें लिखा है, इसमें आर्मेचर में परिवर्तन करके घूर्णन की दिशा को क्या किया जा सकता है, घूर्णन की दिशा को बदला जा सकता है। ठीक है, तो कभी भी अगर तुम्हें घूर्णन दिशा बदलनी हो, कभी भी तुमको घूर्णन दिशा बदलनी हो, तो उसके लिए क्या करोगे, आर्मेचर में परिवर्तन कर दोगे तो घूर्णन की दिशा क्या होगी, हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। चलो, अब ये तो हो गया। अब देखो डीसी मोटर में लॉसेस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, लॉसेस की बात कर लेते हैं कि लॉसेस क्या होते हैं। अब ये लॉसेस जो होते हैं, ये डीसी जनरेटर में तुमने पढ़ाया नहीं था। तो जितनी भी मोटर हैं, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, सिंगल फेज, थ्री फेज, ट्रांसफार्मर, लॉस सबके लिए समान होते हैं। लॉस क्या होते हैं, सबके लिए क्या होते हैं, समान होते हैं। हमारे लॉस में कोई चेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, तो डीसी मोटर में लॉसेस की बात करते हैं, तो सभी प्रकार की मशीनों में एक ही प्रकार का लॉस होता है। सभी प्रकार की मशीनों में एक ही प्रकार का लॉस है। लॉस हमारे मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, लॉस हमारे मुख्यतः होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, लॉस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, लॉस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, कॉपर लॉस। पहला होता है कॉपर लॉस, दूसरा होता है आयरन लॉस और तीसरा होता है मैकेनिकल लॉस। ठीक है, तो लॉस किस रूप में होता है, लॉस हमारे ऊष्मा के रूप में होते हैं। लॉस हमारे किस रूप में होते हैं, लॉस हमारे होते हैं ऊष्मा के रूप में। ठीक है, तो लॉस हमारे ऊष्मा के रूप मतलब हीटिंग के रूप में होते हैं लॉस हमारे। ठीक है, लॉस अगर होगा, जैसे मशीनें जब गर्म हो जाती है, जो मशीन जैसे मतलब कोई भी चार्जर वगैरह होता है, मोबाइल वगैरह चार्ज करते हो, तो मोबाइल का चार्जर भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो क्या करता है, हीट कर रहा है, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई लॉस हो रहा है, इसका मतलब। ठीक है, अब पंखा चलता है, पंखा गर्म हो जाता है, इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई लॉस हो रहा है, क्योंकि 100% कोई भी काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ लॉस होता रहता है। तो वही कह रहा है, लॉस हमारे किस रूप में होते हैं, लॉस हमारे ऊष्मा के रूप में होते हैं, तथा इसको मापने की इकाई क्या होती है, वाट होती है, क्योंकि ऊष्मा का इकाई क्या होता है, ऊष्मा का इकाई होगी वाट। ठीक है, तो लॉस हमारे किस रूप में होते हैं, लॉस हमारे ऊष्मा के रूप में होती है, और इसको मापने की इकाई क्या होती है, वाट होती है। सबसे पहला लॉस होता है हमारा कॉपर लॉस। सबसे पहला लॉस कौन सा आता है हमारा, सबसे पहला लॉस होता है हमारा कॉपर लॉस होता है। सबसे पहला लॉस होता है कॉपर लॉस, यानी कि ताम्र क्षति। तो कॉपर लॉस को वाइंडिंग लॉस भी बोलते हैं। कॉपर लॉस को क्या बोलते हैं, वाइंडिंग लॉस। क्यों, कॉपर लॉस क्या होता है, वाइंडिंग में होने वाला लॉस क्या कहलाता है, कॉपर लॉस कहलाता है। जो हमारी तार होती है, ठीक है, तार को क्या बोलते हैं, वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वाइंडिंग में होने वाला लॉस ही क्या होता है, कॉपर लॉस होता है। ठीक है, तो वाइंडिंग में होने वाला लॉस कौन सा, वाइंडिंग में होने वाला लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस कहलाता है। ठीक है, वाइंडिंग में होने वाला लॉस कॉपर लॉस कहलाता है। इस लॉस का जो मान होता है, लोड के घटने व बढ़ने पर क्रमशः घटता और बढ़ता है। ठीक है, इस लॉस का मान लोड के घटने व बढ़ने पर क्या होता है, क्रमशः घटता और बढ़ता है। ठीक है, तो लॉस क्या होता है, ठीक है, वाइंडिंग में होने वाला लॉस जो होता है, ठीक है, वाइंडिंग में होने वाला जो लॉस होता है हमारा क्या होता है, कॉपर लॉस कहलाता है। ठीक है, वाइंडिंग में होने वाला लॉस जो होता है हमारा क्या होता है, कॉपर लॉस कहलाता है। इस लॉस का मान क्या होता है, लोड के घटने व बढ़ने पर क्रमशः घटता और क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, अब देखो ये हो गया कॉपर लॉस। ठीक है, अब जो कॉपर लॉस होता है, जो कॉपर लॉस होता है ये हमारा कैसा होता है, कॉपर लॉस जो होता है हमारा वेरिएबल लॉस होता है। ठीक है, कॉपर लॉस जो होता है, कॉपर लॉस को क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉपर लॉस या वाइंडिंग लॉस। ठीक है, तो कॉपर लॉस होता क्या है, कॉपर लॉस को वाइंडिंग लॉस भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कॉपर लॉस को वाइंडिंग लॉस के नाम से भी जाना जाता है। और कॉपर लॉस क्या होता है, वाइंडिंग में होने वाला जो लॉस होता है। ठीक है, वाइंडिंग में होने वाला जो लॉस होता है वही हमारा क्या होता है, कॉपर लॉस होता है। और कॉपर लॉस कैसा होता है, वेरिएबल। बहुत पूछा था कॉपर लॉस ऐसे आ जाएगा, निम्न में से कौन सा वेरिएबल लॉस है, परिवर्ती लॉस कौन सा है, नाम दे देगा। कॉपर लॉस है, आयरन लॉस है, मैकेनिकल लॉस है, इस तरह से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कॉपर लॉस हमारा कैसा है, वेरिएबल लॉस होता है, यानी परिवर्तित लॉस होता है। इसका मान बदलता रहता है, कभी 4 का लॉस हो रहा है, कभी 5 वाट का लॉस हो रहा है। इस तरह से जितना ज़्यादा यूज करोगे उस हिसाब से लॉस हमारा बदलता रहता है।
तो यह एक प्रकार का कैसा लॉस है, यह एक प्रकार का हमारा परिवर्ती यानी कि वेरिएबल लॉस होता है। यह हमारा एक प्रकार का परिवर्ती यानी कि वेरिएबल लॉस होता है, या स्थिर लॉस के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको किस नाम से जाना जाता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्थिर लॉस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का कैसा लॉस होता है, यह एक प्रकार का वेरिएबल लॉस होता है या फिर स्थिर लॉस के नाम से जाना जाता है। तो कॉपर लॉस बराबर क्या होता है, कॉपर लॉस होता है आई स्क्वायर आर। कॉपर लॉस क्या होता है हमारा, कॉपर लॉस होता है आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, कॉपर लॉस होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, धारा के वर्ग पर निर्भर करने वाला लॉस कौन सा कहलाता है, कॉपर लॉस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है, धारा के वर्ग पर निर्भर करने वाला लॉस कौन सा है, तो धारा के वर्ग पर निर्भर करने वाला लॉस हमारा कॉपर लॉस होता है। धारा के वर्ग पर निर्भर करने वाला लॉस हमारा कौन सा होता है, कॉपर लॉस होता है। तो धारा के वर्ग और प्रतिरोध के गुणनफल पर निर्भर करने वाला लॉस कौन सा होता है, ये भी क्वेश्चन है एक तरह से। तो धारा के वर्ग आई स्क्वायर और प्रतिरोध के गुणनफल पर निर्भर होने वाला लॉस कौन सा होता है, कॉपर लॉस होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, तो आंसर देखो लिखा क्या, कॉपर लॉस। अब बात करते हैं आयरन लॉस यानी कि कोल लॉस। अब देखो, अब जो वाइंडिंग में होने वाला लॉस था, वाइंडिंग में होने वाला लॉस, जैसे वाइंडिंग होती है इस तरह से, इस तरह से ये वाइंडिंग, इसको बोलते हैं वाइंडिंग। तो वाइंडिंग में होने वाला लॉस क्या कहलाता है, हमारा कॉपर लॉस। ठीक है, अब कोर में मतलब जैसे होता है, मान लो सिंगल कोर, डबल कोर, थ्री कोर। ठीक है, इस तरह से कोर का मतलब होता है नंबर ऑफ वायर। कोर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वायर। देखो किस तरह से, जैसे कि हमारी तार है, जैसे तुमने बड़ी बड़ी तारें देखी होंगी जो ज़मीन के नीचे बिछाई जाती है। ठीक है, उसमें क्या होती है, जैसे 3 तारें निकली हैं ऐसे करके, 3 तारें निकली होती, मोटी मोटी ऐसे करके निकली होती है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी 3 कोर वायर हो गई, कौन सी हो गई, 3 कोर वायर हो गई। ठीक है, तो कोर वो होता है। तो आयरन लॉस क्या होता है, हमारा कोर में होता है। आयरन लॉस जो होता है उसको कोर लॉस भी जानते हैं, क्यों, क्योंकि उसको कोर में होता है। ठीक है, तो ये बेटे को बाइंडिंग कटा हुआ है। ठीक है, कोर हमारा बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए काट दिया हमने इसको। ठीक, तो कोर में होने वाला जो लॉस होता है, क्योंकि वाइंडिंग लॉस किस में होता है, वाइंडिंग हमारा होता है, कौन सा लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है। ठीक है, तो कोर में होने वाला लॉस हमारा क्या कहलाता है, आयरन लॉस कहलाता है। ठीक है, तो कोर में होने वाला लॉस जो होता है हमारा कहलाता है आयरन लॉस। तो कोर में होने वाला लॉस आयरन लॉस कहलाता है। इस लॉस का मान क्या होता है, लोड के घटने व बढ़ने पर लगभग स्थिर रहता है। इस लॉस का मान क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है ना, तो यह, तो कोर में होने वाला लॉस क्या कहलाता है, हमारा आयरन लॉस कहलाता है। इस लॉस का मान लोड के घटने व बढ़ने पर लगभग कैसा रहता है, स्थिर रहता है। तो इस लोड का मान क्या रहता है, लगभग क्या होता है, स्थिर रहता है। इस लोड का मान बदला नहीं, इस लोड का मान क्या होता है, लोड के घटने और बढ़ने पर क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसलिए इसे अपरिवर्तित या फिक्स्ड लॉस के नाम से जाना जाता है। अब देखो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो बन गए इससे। बोलेगा वेरिएबल या परिवर्तित लॉस किसको जाना जाता है, किसको जाना जाता है, कॉपर लॉस को। अपरिवर्तित लॉस, ठीक है, अपरिवर्तित लॉस के नाम से, या फिर स्थिर लॉस, इस कांस्टेंट लॉस के नाम से। ठीक है, किसे जाना जाता है, फिक्स्ड लॉस, मतलब कि लॉस बदलता ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि लॉस उसमें बिल्कुल नाम को हो ही नहीं रहा, अपरिवर्तित लॉस है। ठीक है, या फिर स्थिर लॉस है, अब बदल नहीं रहा, मतलब स्थिर है एक तरह से। अब जैसे तुम नहीं बदल रहे हो अपने स्टेटमेंट पे, तो मतलब स्थिर हो तुम एक तरह से। तो इस लॉस का मान लोड के घटने व बढ़ने पर लगभग कैसा रहता है, इस लोड का मान लोड के घटने व बढ़ने पर लगभग कैसा स्थिर रहता है। इसलिए इसे अपरिवर्तित या फिक्स्ड लॉस के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे अपरिवर्तित या फिक्स्ड लॉस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब कोर के मटेरियल बता रहा है कि कोर के मटेरियल क्या होते हैं। कोर के मटेरियल 4 प्रकार के होते हैं कोर हमारे। ठीक है, एक सिलिकॉन स्टील होता है, सबसे ज़्यादा उपयोग में होने वाली कोर क्या होती है, सिलिकॉन स्टील होती है। ठीक है, तो सिलिकॉन स्टील का यूज़ जो है कोर में सबसे ज़्यादा करते हैं। तो सबसे ज़्यादा उपयोग में होने वाली कोर कौन सी है, सिलिकॉन स्टील होती है। इसके बाद एक हमारा CRGO, एक क्या होता है CRGO, यानी कोल्ड रोल्ड, फुल फॉर्म क्या होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रीन ओरिएंटेड कोर। क्या होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रीन ओरिएंटेड कोर। ठीक है, ये होता है CRGO। तो CRGO, इस कोर का जो प्रयोग होता है उच्च पावर वाली मशीनों में किया जाता है। इस कोर का प्रयोग कहाँ करते हैं, उच्च पावर वाली मशीनों में किया जाता है, जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, उच्च पावर वाली, तो स्टेप अप का मतलब समझ रहे हो, स्टेप अप का मतलब हो गया वोल्टेज को बढ़ाना। ठीक है, तो वो हो गया स्टेप अप। ठीक है, तो CRGO का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। CRGO का फुल फॉर्म क्या होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रीन ओरिएंटेड कोर होता है। ठीक है, तो इस कोर का प्रयोग कहाँ करके, उच्च पावर वाली मशीनों में किया जाता है। ठीक, अब होता है एक फेराइट और एयर कोर होता है। एक क्या होता है, फेराइट और एयर कोर होता है। फेराइट और एयर कोर का मतलब क्या हो गया, इस कोर का उपयोग कहाँ करते हैं, उच्च फ्रिक्वेंसी वाली मशीनों में किया जाता है। कहाँ करते हैं, उच्च फ्रिक्वेंसी वाली मशीनों में किया जाता है। इनके बीच क्या होता है, अचानक रूप में एयर होती है। जैसे 2 वायर जैसे ऊपर खंभे में होते हैं, उनके बीच में कोई इंसुलेशन होता नहीं होता है, क्योंकि उनके बीच में इंसुलेशन कौन काम करता है, वायु काम करता है। तभी देखते हो जब कभी बरसात वगैरह होती है, इसलिए स्पार्किंग हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनके बीच वायु में क्या आ जाती है, नमी आ जाती है, इसीलिए।
तो फेराइट या एयर कोर, फेराइट या एयर कोर क्या होता है, इस कोर का उपयोग जो होता है कहाँ करते हैं, उच्च फ्रिक्वेंसी वाली मशीनों में करते हैं। कहाँ करते हैं, जिसका फ्रिक्वेंसी क्या होती है, उच्च होती है, हाई फ्रिक्वेंसी वाली मशीनों में करते हैं। तो इस कोर का उपयोग उच्च फ्रिक्वेंसी वाली मशीनों में किया जाता है, किसका, फेराइट या एयर कोर का। अब जो आयरन लॉस होते हैं हमारे, कौन से लॉस होते हैं, आयरन लॉस। आयरन लॉस कितने होते हैं हमारे, 2 प्रकार के होते हैं। आयरन लॉस हमारे कितने प्रकार, 2 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं आयरन लॉस। पहला होता है हमारा एडी करंट लॉस और दूसरा क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है। ठीक है, पहला होता है हमारा एडी करंट लॉस होता है, यानी कि बहुवर्त धारा हानि होती है। दूसरा क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है, यानी कि स्थिर धारा हानि होती है। ठीक है, तो पहला होता है बहुवर्त धारा हानि, एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस क्या होता है, बहुवर्त धारा हानि क्या होता है, एडी करंट लॉस क्या होता है, कोर की मोटाई व, ठीक है, कोर की मोटाई व उसके लेमिनेशंस पर निर्भर करने वाला लॉस क्या होता है, एडी करंट लॉस होता है। ठीक है, कोर की मोटाई व उसके लेमिनेशन, ठीक है, किस, कोर की मोटाई व उसके लेमिनेशन पर निर्भर करने वाला लॉस क्या होता है, एडी करंट लॉस होता है, एडी करंट लॉस होता है। ठीक है, तो एडी करंट लॉस क्या होता है, पहली बात तो कोर की मोटाई व उसके लेमिनेशन पर निर्भर करने वाला लॉस क्या होता है, एडी करंट लॉस होता है। एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू ई बराबर करते बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। क्या होता है, एडी करंट लॉस यानी डब्ल्यू ई बराबर क्या होता है, बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर और टी स्क्वायर। ये होता है एडी करंट लॉस का फॉर्मूला होता है, बी एम का होल स्क्वायर एफ स्क्वायर और टी स्क्वायर। ये होता है एडी करंट लॉस। ठीक है, तो कोर की मोटाई व उसके लेमिनेशन पर निर्भर करने वाला लॉस का होता है, एडी करंट लॉस होता है। ठीक है, तो ये हमारे किसके टाइप हैं, ये हमारे होते हैं आयरन लॉस के। किसके होते हैं, आयरन लॉस हमारा 2 प्रकार का होता है, पहला होता है एडी करंट और दूसरा, पहला होता है एडी करंट लॉस और दूसरा होता है हिस्टैरिसीस लॉस होता है। दूसरा क्या होता है हमारा, हिस्टैरिसीस लॉस होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एडी करंट लॉस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, डब्ल्यू ई बराबर, डब्ल्यू ई का मतलब, ई का मतलब है एडी, डब्ल्यू ई बराबर क्या होता है, बी एम का होल स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। यहाँ बी एम क्या है, बी एम है चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और फाई क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है जो कि हर्ट्ज में नापी जाती है। टी क्या होता है, थिकनेस होती है यानी कि मोटाई होती है। टी हमारी क्या होती है, थिकनेस होती है यानी कि क्या होती है, मोटाई होती है। ठीक है, अब ये तो बात होगी हमारी किसकी, एडी करंट लॉस की। किसकी बात होगी, एडी करंट लॉस की बात होगी। तो कोर की मोटाई व उसके लेमिनेशन पर, तो कोर की मोटाई याद रखना, कोर की मोटाई व लेमिनेशन पर होने वाला प्रभाव कौन सा होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, कोर की मोटाई व लेमिनेशन पर निर्भर करने वाला लॉस कौन सा होता है, एडी करंट लॉस होता है। ठीक है, तो मोटाई व लेमिनेशन पर होने वाला लॉस कौन सा, एडी करंट लॉस होता है। ठीक, सब याद करो ये सब चीज़ें। ठीक है, तो बहुत मतलब कि लेसन का रिवीजन तुमको बहुत करना है। ठीक है, इतना तुम पढ़ चुके हो, मतलब कि तुम सीटीआई का कॉलेज पा सकते हो, इतना पढ़ चुके हो समझ लो आईटीआई में। ठीक है, बाकी तुम्हें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, बाकी हम कैसे बताएंगे कि किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो इतना तुम पढ़ चुके हो, इतना तुम्हें आता है कि तुम सीटीआई कॉलेज पा सकती हो कानपुर वाला। ठीक है ना, तो इतनी मेहनत करो तुम अपना आईटीआई में। तो एडी करंट लॉस क्या होता है, कोर की मोटाई व उसके लेमिनेशन पर होने वाला प्रभाव कौन सा होता है, एडी करंट लॉस होता है। ठीक है, एडी करंट लॉस का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। हमें याद हो गया, बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, बी एम और बी एम क्या है, एफ क्या है, टी क्या है, ये भी याद होना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस की। तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होती है, आयतन व मटेरियल पर, मतलब कौन सा मटेरियल लिया, चांदी लिया, सोना लिया, तांबा लिया। ठीक है, वो तो आयतन पे भी निर्भर करेगा ये हमारा। ठीक है, आयतन व मटेरियल पर निर्भर होने वाला लॉस कौन सा है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है। ठीक है, कोर के आयतन व मटेरियल पर निर्भर करने वाला लॉस कौन सा है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है। ठीक है, तो कोर के आयतन, ठीक है, व मटेरियल, ठीक है, कोर के आयतन व मटेरियल पर निर्भर होने वाला लॉस कौन सा होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है। हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी एम की पावर 1.6 एफ इंटू बी होता है, यहाँ एस स्क्वायर एफ स्क्वायर नहीं होता है। अभी फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पर निर्भर करने वाला लॉस कौन सा होता है। तो यार अभी पढ़ा तुमने कौन सा, एडी करंट लॉस, बी एम स्क्वायर बराबर, सॉरी डब्ल्यू ई बराबर बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। तो एफ स्क्वायर फ्रीक्वेंसी के वर्ग पर निर्भर करना, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक ना, तो बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, तो थिकनेस की वर्ग पर निर्भर करने वाला लॉस कौन सा, वो भी हमारा कौन सा, एडी करंट लॉस होता है। ठीक है, तो क्या होता है, बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, अब लेकिन हमारा बात करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी एम की पावर 1.6 एफ इंटू बी। समझे, तो ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी एम की पावर 1.6 एफ इंटू बी, जहाँ वी क्या है, क्योंकि आयतन व पदार्थ के मटेरियल पर, आयतन व पदार्थ के मटेरियल पर होने वाला लॉस कौन सा होता है हमारा, कौन सा होता है, आयतन। बड़ी हंसी आती होगी ना तुमको, मतलब यार, मतलब आदत थी तुमको सामने बैठा के पढ़ाने की। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स आता नहीं सामने से।
ठीक है। तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, आयतन व उसके मटेरियल पर होने वाला लॉस कौन सा होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है। तो फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, bm की पावर 1.6 f इंटू वी। WH बराबर क्या होता है, bm की पावर 1.6 f इंटू वी, जहाँ v क्या है, v हमारा क्या है, वॉल्यूम है, v क्या है हमारा, वॉल्यूम है। ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन देखो बना भी, फ्रीक्वेंसी के अधिक परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला लॉस कौन सा आता है। ये तो हमारा जो ये हमारा जो लॉस है हिस्टैरिसीस लॉस, ये क्या होता है, केवल एफ के समानुपाती होता है। ठीक है। और जो हमारा कौन सा लॉस होता है, एडी करंट लॉस होता है, वो एफ स्क्वायर के समानुपाती। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा, एडी करंट लॉस जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। ठीक है। तो भाई हमारा देखो आंसर लिखन क्या है, एडी करंट लॉस जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। अब दूसरा था मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस क्या होता है, यह एक प्रकार का क्या होता है, स्थिर लॉस होता है। यह एक प्रकार का क्या होता है, स्थिर लॉस होता है। ठीक है। और मैकेनिकल लॉस क्या होता है पता है, यांत्रिक हानि क्या होती है। ठीक है। यांत्रिक हानि में इसमें घूमने वाला कोई भाग होता नहीं है। ठीक है। जिसमें घूमने वाला कोई भाग ना होता, वहाँ हमारा क्या होता है, जिसमें घूमने वाला भाग होता है, जिसमें घूमने वाला भाग होता है, वहाँ हमारा कौन सा होता है, मैकेनिकल लॉस होता है। ठीक है। तो ये एक प्रकार का कैसा लॉस होता है, ये एक प्रकार का स्थिर लॉस होता है। ऐसे ही आ जाएगा क्वेश्चन, कांस्टेंट लॉस कौन सा होता है। ठीक है। स्थिर लॉस, तो हमारा कौन सा, मैकेनिकल लॉस हो गया। ठीक है। और हमारा कौन सा हो गया, एक लॉस और पड़ा था अभी ऊपर, कौन सा, आयरन लॉस। आयरन लॉस यानी कि टोटल आयरन लॉस। ठीक है। मतलब कि एडी करंट प्लस उसका मिला के होता है। ठीक है। तो अपरिवर्तित होता है ये लॉस। ठीक है। और कॉपर लॉस क्या होता है, परिवर्तित होता है। ठीक। तो यानी कि स्थिर लॉस, तो यह एक प्रकार का कैसा होता है, यह एक प्रकार का स्थिर लॉस होता है, जो कि आर्मेचर का वायु से घर्षण, बियरिंग के घर्षण तथा ब्रशों के कम्यूटेटर से घर्षण के कारण जो होता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल लॉस। यानी कि घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाला लॉस कौन सा होता है, मैकेनिकल लॉस होता है। बस इतना याद रखो। ठीक है। यानी कि जिसमें घूमने वाला पार्ट होगा, जिसमें घूमने, वो चीज़ ये लिखा, जिसमें घूमने वाला पार्ट होगा उसमें हमारा लॉस कौन सा होता है, मैकेनिकल लॉस। ठीक है। तो घूमने वाले पार्ट में हमारा मैकेनिकल लॉस होंगे, कौन से, घूमने वाले पार्ट में हमारे मैकेनिकल लॉस होंगे, घूमने वाले पार्ट में। ठीक है ना। तो मैकेनिकल लॉस घूमने वाले पार्ट में हमारे होते हैं, घूमने वाले पार्ट में हमारे कौन सा होता है, मैकेनिकल लॉसेस होते हैं घूमने वाले पार्ट में। ठीक है। अब इसमें देखो डीसी जनरेटर हो गया, डीसी मोटर हो गया, तो इसमें तो जानते हो घूमने वाले पार्ट है ही है, मोटर को देखा ही तुमने। ठीक है। तो ये एक प्रकार का कैसा होता है, स्थिर लॉस होता है, जो कि आर्मेचर का वायु से घर्षण यानी घर्षण से होता है, बियरिंग के घर्षण तथा ब्रशों पर कम्यूटेटर के घर्षण, मतलब जहाँ भी घर्षण होगा। ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा लॉस होगा, मैकेनिकल लॉस होगा। ठीक है। अब देखो इतनी बात होगी, इसका कोई फार्मूला वगैरह नहीं होता है, इसका मैकेनिकल लॉस का कोई भी फार्मूला वगैरह नहीं होता है। ठीक है। तो ये जो लॉसेस तुमने पढ़े हैं सबके लिए काम आ जाएंगे। ठीक। अब देखो कुछ पॉइंट है इसमें, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा मोटर की गति कंट्रोल विधि, किसी द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है उसके द्वारा। तो इस विधि में क्या होता है, थायरिस्टर कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स विधि द्वारा अगर मोटर को की गति को, स्पीड को कंट्रोल करोगे, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, थायरिस्टर कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, थायरिस्टर कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इस विधि में थायरिस्टर कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, IGBT कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है। किसे, थायरिस्टर कंट्रोलर को। ठीक है। तो थायरिस्टर कंट्रोलर को IGBT के नाम से भी जाना जाता है। ला रहा